हम तो एक बात कहना चाहते हैं, हे प्रभु हमको हमको हमारी धरती दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे। हमारी सड़कों को सुधार दो, गड्ढा मुक्त कर दो। हमको 24 घंटे की बिजली दे दो, हैं? हमारे बच्चों को नौकरियां दे दो। तो हम तुम्हारी लंदन से सीधे देहरादून तक की इस रोपवे से को लेकर के क्या करेंगे। हमारा तो हमारी देहरादून की सड़कें ठीक कर दो, और डेंगू से जो है देहरादून और उत्तराखंड को एक डेंगू मुक्त करने की दिशा में काम कर दो। तो हमारा तो सीधा सीधा मामला है कि हे प्रभु जो जहाँ हो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे, तुम हमको हमारी जमीन दे दो, यही काफ़ी है। सरकार कह रही है कि हम रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, इसलिए तो इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। इस विषय पर आप तीसरी टिप्पणी करिए कि जो इन्वेस्टर समिट देखिए, पहली जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस इन्वेस्टर समिट ने हमारी ज़मीनें छीन ली हमसे। उत्तराखंड के गांव-गांव में इन्वेस्टमेंट आया, हमारी ज़मीनें बिक गई। हमारी ज़मीनें बिक गई और बंतरा जैसे रिजॉर्ट्स बन गए हैं, जिनमें हमारी संस्कृति भी खतरे में पड़ रही है। अब जितनी बची सकची है, ये दूसरे समिट के बाद हे भगवान उसको बचा देना, यही मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं तो आप सबसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी हाथ जोड़ करके रहिए कि पहली में जितनी बच गई हमारी ज़मीन और हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, ये दूसरे समिट के बाद जो है उतनी बच जाए। आपने महिला आयोग की बात कही, लेकिन भाजपा नेता तो देश भर में खुशियां मना रही है कि लागू हो गया है। पीएम मोदी उनके पैर पे छू रहे हैं। कहाँ है लागू? लाओ ना, हम वही तो कह रहे हैं, 2024 पहला पैरामीटर है। आप 2024 में लागू करिए, और उसके लिए जो भी संशोधन करना है, जो भी कदम उठाने हैं, हम साथ देंगे। और आप जो है उस आरक्षण में जो सब कोटे का सवाल है, उस सवाल को भी हल करिए। सर, आपके शासनकाल में इंदिरा अम्मा भोजनालय का पहुंची हुई थी, बहुत जोर से, लेकिन आज बहुत सारे भोजनालय बंद हो चुके हैं। ऐसे हमारी लाइट नहीं आ रही है। हमने गरीबों और आम आदमी और रोजगार बढ़ाने के लिए, पलायन रोकने के लिए ऐसी करीब 3,500 पहलें प्रारंभ की थी। उन 3,500 पहलों में से केवल 400-500 पहलें जिंदा हैं, बाकी सबको भाजपा ने मार दिया है। उसमें इंदिरा भोजनालय भी शामिल है। हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की ने 2024 के संघर्ष के लिए, संसदीय चुनावों के लिए और राज्यों के चुनावों को लेकर के कुछ सार्वभौम मुद्दों पर चर्चा की और कुछ रणनीति तय की। हमने कहा है कि आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय, आर्थिक विषमता, जो गरीब अमीर के बीच का अंतर बढ़ रहा है, जिस तरीके से अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहा है, हम ऐसी नीतियों को लागू करेंगे जिससे गरीब अमीर के बीच की खाई हटे और लोगों की खरीदने की क्रय शक्ति बढ़े, और हमारी जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो रोजगार मूलक हो सके। हम इसके आधार पर कि गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों के, आम आदमी की प्रति कैपिटा इनकम कितनी बड़ी है, उसको मानक मानेंगे विकास का। हम विकास का मानक मानेंगे कि जो है हमने कितने रोजगार, जो पैसा खर्च किया गया है, उससे सृजित हुए। हम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जो है बहुत दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे, और उस मुद्दे पर हमने, जो आज की सरकार जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से आरक्षण के प्राविधान को डिफंक्ट करने में लगी हुई है, निष्प्रभावी बनाने में लगी हुई है, सरकारी पदों को भरा नहीं जा रहा है और पब्लिक अंडरटेकिंग्स को ख़त्म किया जा रहा है, ताकि न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। जब सरकारी पद ही नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ से आरक्षण देना पड़ेगा, और इसलिए सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर रही है। हम उस स्थिति को बदलेंगे और आरक्षण के सिद्धांत को और मजबूती से लागू करेंगे, और जो 50% की सीलिंग है उसको बढ़ाने के प्रश्न पर भी जो है वो हमारा एक मुद्दा होगा। हम उसको, उस लिमिट को बढ़ाने पर सब राज्यों से चर्चा करके आगे बढ़ेंगे, सब समूह से चर्चा करके आगे बढ़ेंगे, ये तय किया है। हमने ये भी तय किया है कि हम लोग जो है राज्य के अंदर जो राज्य के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी बहुत शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें महिला
सम्मान का मुद्दा है। अंकिता हत्या प्रकरण में जिस तरीके से ये सरकार वीआईपी के मामले में मौन साधे हुए है और सारे प्रकरण की न्यायिक हत्या करना चाह रही है, साक्ष्य मिटा करके, आदि मिटा करके। हम महिला सम्मान के मुद्दे पर, युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर, किसानों के सम्मान के मुद्दे पर और दलितों के सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर हम लड़ेंगे और उस मुद्दे पर लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और रोजगार के मुद्दे पर जो है हम अपनी एक आगे की नीति किस तरीके से, हम केवल रोजगार की मांग नहीं करेंगे या संघर्ष ही नहीं करेंगे, बल्कि आगे सरकार आने की स्थिति के अंदर, दिल्ली में सरकार आने की स्थिति में और देहरादून में सरकार आने की स्थिति में हम किस तरीके से काम करेंगे, उस एजेंडे को भी नौजवानों के सामने रखें। सर, ये जातिगत जनगणना वाला जो आपने बात कही है, लेकिन एक दूसरी बात भी ये है कि हम उत्तराखंड में, जिस राज्य में हम ब्राह्मण, ठाकुर और इन तमाम चीजों की खोज करते हैं, ऐसे में जातिगत जनगणना ये कोई एक राज्य, एक जाति को लक्ष्य करके नहीं किया गया है। ये पूरे देश की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ताकि पैरामीटर्स तय हों कि विभिन्न सामाजिक ग्रुपों की आर्थिक और सामाजिक तरक्की कितनी हो गई है, कितनी और अपेक्षित है, उसके लिए ये गणना आवश्यक है। पहले भी इस तरीके की गणनाएं हुई हैं और आगे भी ये गणना होनी चाहिए थी, क्योंकि इस सरकार ने जनगणना ही रोक दी है। तो जनगणना न करने के कारण जो है ये सारी स्थितियां पैदा हुई हैं, इसलिए हमको ये कहना पड़ा है। राज्य के लिए कोई लाभ हो पाएगा? इसका निश्चित तौर पर उत्तराखंड को, बल्कि इसका सर्वाधिक लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। उत्तराखंड जैसे राज्य को मिलेगा जो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर के अंदर, देश के अंदर पिछड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों को इसका सर्वाधिक लाभ मिलेगा।